साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ हूं उत्कर्ष मिश्रा। आपका स्वागत है नाची पोर्टल यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको सभी सरकारी भर्ती की सूचना सबसे पहले आपको दी जाती रहती है। उसके साथ साथ आपको जो है टीजीटी का जो प्रैक्टिस सेट है आज यहाँ पर प्रारंभ कर रहे हैं, शुभारंभ करें, शुरू करें। जो टीजीटी का प्रैक्टिस सेट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, जिसकी परीक्षा जो है अगले महीने होने वाली है। ठीक है, तो टीजीटी सोशल साइंस की प्रीवियस जितना अभी तक पेपर हुआ है, एक एक पेपर आपको सॉल्व करवाऊंगा विद आंसर की। ठीक है, जितने प्रश्न पूछे गए हैं वहां पर ये पहला पार्ट हालांकि ये यानी कि टीजीटी सामाजिक विज्ञान का सोशल साइंस का ये पहला प्रैक्टिस सेट है, जो कि प्रीवियस ईयर का है 2021 का। ठीक है, तो सबसे पहले 2021 का सॉल्व करेंगे, उसके बाद 2016 का 2020 2016 जितने भी अभी तक पेपर हुए सारे पेपर आपको सॉल्व करवाऊंगा, ताकि आपको समझ में आए कि प्रश्न जो है कहां से मैक्सिमम पूछा जा रहा है और किस टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, ताकि आपसे एक भी प्रश्न इस बार की परीक्षा में आपसे मिस्टेक ना हो, कोई गलती और आप पूरा अपना 100% जो अपनी परीक्षा में देकर आओ। तो गाइस सबसे पहले वीडियो के लिंक को मैक्सिमम शेयर कर दो, ताकि अन्य सभी लोग भी ये जो टीजीटी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है वो इसको सॉल्व कर सके। ठीक है, चलिए ज्यादा टाइम आपका वेस्ट न करते हुए लेट्स गो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, यदि आप इस पेपर को डाउनलोड करना चाह रहे हो तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लो। ये पेपर आपको पीडीएफ फॉर्मेट मिल जाएगा, जहां से आप इसको डाउनलोड ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। सो गाइस आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पर जो पेपर है ना, बुकलेट सीरीज का जो है ये वो बी है, देख सकते हो। बुकलेट सीरीज भी आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा और कोड है TG05 का सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिस सेट है, जो कि 2021 का ये क्वेश्चन पेपर है। कौन सा? 2021 में जो हमारे प्रश्न पूछा गया था। देखिए, अब आपको सबसे पहले पेपर कैसे मिलता है, आपको एग्जाम में पेपर ऐसा ही मिलता है। आपको यहाँ पर देखिए OMR क्रमांक संख्या आपको लिखना होगा, यूनिवर्स में लिखना होगा, और केंद्र का नाम यानी कि आपका सेंटर का नाम जो है वो आपको यहाँ पर आपको रिटर्न करना होता है। आपको मात्र यहाँ पर जो है 2 घंटे का समय मिलता है, 500 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, मिनिमम 500 मार्क्स से आपको 2 आवर्स का यहाँ पर टाइमिंग आपको मिलती है। ठीक है, और यहाँ पर आपको अनुक्रमांक अपना रोल नंबर भी सबमिशन करना होता है। इसी यहाँ पर भी ये बॉक्स बना होता है, इसी बॉक्स में आपको फिल करना होता है। ओके, और यहाँ पर ये सारा जो आवश्यक निर्देश है, जो गाइडलाइन इंस्ट्रक्शन है जनरल, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले जब भी आपको पेपर मिले आप इसको बी केयरफुली रीड कर लो, अच्छे से पढ़ लो, जिससे कि आपसे कोई गलतियां OMR सीट में फिल करते टाइम आपसे बिल्कुल भी ना हो। चलिए, सामाजिक विज्ञान का पार्ट 1 है। यहाँ पर सबसे पहले आप ये नजर डालिएगा, देखिए आपको यहाँ पर एक निर्देश मिल जाएगा, जहाँ पर ये लिखा है कि भाग 1 में 4 प्रश्न मिलेंगे। फर्स्ट का पहला और फर्स्ट का दूसरा, फर्स्ट का तीसरा, फर्स्ट का चौथा। और OMR उत्तर पत्र के प्रथम भाग में चुने गए 2 विषयों में से किसी एक विषय के प्रश्न का आपको उत्तर भरना है। 2 विषयों में से किसी एक विषय का प्रश्न भरना, सारे नहीं भरने। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे पहला प्रश्न है वो क्या है ये देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर ये है कि अलेप्पी बंदरगाह किस तट पर स्थित है। तो जो अलेप्पी बंदरगाह है ना, वो बता दूं आपको केरल तट पर स्थित है। कौन से? केरल के तट पर। ये पहला हो गया। अब पहले का दूसरा क्या है, ये कि निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से किस एक स्थल से गर्त आवास के प्रमाणों की प्राप्ति हुई है। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी है, यानी कि कुणाल। कहां से प्राप्त हुई है? जो प्रमाण है जो है कुणाल से प्राप्त हुई है। अब पहले का तीसरा, यहाँ पर ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा रोस्टोव के आर्थिक विकास की अवस्था नहीं है। ध्यान देना, यहाँ पर कौन सी अवस्था है ये नहीं पूछ रहा, कौन सी अवस्था नहीं है ये यहाँ पर पूछ रहा है। तो इसका जो है वो सी इज द राइट आंसर। अत्यधिक निवेश की अवस्था, वो उसकी अवस्था बिल्कुल भी नहीं है। पहले का चौथा प्रश्न कह रहा है कि किसने कहा कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। ये किसने कहा था? तो इसको कहा था आपके गवर्नर ने। कौन ने? गवर्नर, जो कि स्कॉलर थे, इन्होंने ये बात कही थी। अब चलिए आते हैं दूसरे भाग में, जो कि जियोग्राफी यानी कि भूगोल से संबंधित प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। ध्यान देखिएगा, ये सेक्शन फर्स्ट है, पहला खंड है जियोग्राफी भूगोल, आपसे पूछा जाएगा, इससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। और यहाँ पर आपको हिंदी में भी और सेम क्वेश्चन आपको इंग्लिश में भी देखने को मिल जाएगा। जो लोग इंग्लिश मीडियम से हैं वो यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो हिंदी मीडियम से वो यहाँ से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। तो सबसे पहले दे रहा है कि भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री देशांतर की दूरी कितनी है। तो इसका जो ए इज द राइट आंसर 111.32 किलोमीटर। सॉरी, बिल्कुल आप देख सकते हो इसका ए इज द राइट आंसर। थोड़ा मैं जूम इन कर दूं जिससे आपको क्लियर दिखे। यदि आपको क्लियर ना दिखा तो आप वीडियो के रेजोल्यूशन को बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। ओके, उसके बाद जो है तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। क्या कह रहा है? कौन सा युग्म सही नहीं है। तो इसका बी इज द राइट आंसर। देखिए, राजस्थान अंतावें, गुजरात सिक्का, बिहार बरौनी, लेकिन उड़ीसा में गौरीपुर नहीं है। ये युग्म बिल्कुल भी सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि हरित क्रांति से अभिप्राय क्या है। हरित क्रांति का मतलब क्या है? जो हरित क्रांति है इसका मतलब है कि उच्च उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम। ठीक है, हरित क्रांति से अभिप्राय है कि उच्च उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम। अब यहाँ पर देखिए आपको कथन भी देखने को मिल जाएगा। कथन कह रहा है कि इसको बहुत ध्यान से आपको पढ़ना होगा कि कथन ए कह रहा है कि न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश विश्व का प्रमुख प्रदेश है।
कथन है। अब कारण इसका आर ये दिया है कि औद्योगिक कच्चा माल तथा परिवहन की सुविधा यहाँ अच्छी विकसित है। अब निम्न में से सही का उत्तर आपको चयन करना है। इसमें पहला विकल्प ये कह रहा है कि ए एवं आर दोनों सही है, यानी कि ए भी सही है और आर भी सही है, तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, यानी कि जो आर जो है ए की क्या करता है, सही व्याख्या करता है, सही एक्सप्लेनेशन यहाँ पर कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है वो। अब तीसरा विकल्प बी विकल्प यानी कि दूसरा विकल्प ये कह रहा है कि ए एवं आर दोनों सही है, परंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा है कि ए सही है परंतु आर गलत है, और चौथा ये कह रहा है कि ए गलत है परंतु क्या है, आर जो है वो बिल्कुल यहाँ पर सही है। अब इसमें से कौन सा विकल्प सही है आपको ये बताना होगा। देखिए यहाँ पर पहला जो आपका ये ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। कौन सा, ये वाला। ए एवं आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। देखिए बहुत कंफ्यूज आपको नहीं होना है, अच्छे से आपको समझ के पहले बार आप प्रश्न को जो है ना अच्छी बी केयरफुली रीड करना, उसके बाद ही आप आंसर को वहां पर टिक करना, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई जल्दबाजी आपको नहीं करनी है, तो आपको भी कंसंट्रेट होकर क्वेश्चन को पढ़ना है, ऑप्शन को पढ़ना है, उसके बाद आपको ओएमआर शीट में फिल करनी है। अगला प्रश्न है कि डोकलाम जो पठार है इसके आंकड़ा को फिल करना है कि त्रिसंगम स्थल पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, तो आपको बता दो कि ये जो है यहाँ पर भारत, चीन और भूटान के त्रिसंगम स्थल पर स्थित है जो डोकलाम आपका पठार है। डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि प्लेसर निक्षेप कहाँ पाए जाते हैं। जो प्लेसर निक्षेप है आपको बता दूं वो कहाँ पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं जलोढ़ पंखों तथा घाटी के तल पर। कहाँ पर, जलोढ़ पंखों तथा घाटी के तल पर। अगला प्रश्न है कि ग्राबेन उत्पन्न होता है, ग्राबेन से क्या उत्पन्न होता है, तो आपको बताओ यहाँ पर सी द राइट आंसर, भ्रंशन से। जो ग्राबेन है वो भ्रंशन से उत्पन्न होता है। अब देखिए नौवां प्रश्न ये कह रहा है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की पुष्टि हुई, इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला विकल्प है कि पहला पॉइंट ये है कि महाद्वीपीय तटों की भौगोलिक एकरूपता का कंप्यूटर द्वारा आकलन। दूसरा ये कह रहा है कि दक्षिणी महाद्वीपों के भूमध्य महाद्वीपों के मध्य जो है वो वैज्ञानिक समरूपता संबंधी नई खोज, पुरा चुंबकत्व संबंधी अध्ययन और सागरीय तल के प्रसार के प्रमाण। अब इसमें से कौन सा विकल्प सही है। देखिए आप तीन, आपको चार ऑप्शन मिल जाएगा, ए एवं तीन, एक एक तीन और चार, दो तीन और चार, एक दो तीन चार, की चारों सही। इसमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है। देखिए ये आपको बता दूं, यहाँ पे डी इज द राइट आंसर। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ये बिल्कुल भी सही है, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न ये है कि प्रकृति का स्थान एक सलाहकार से अधिक नहीं है, इस कथन को किसने कहा। प्रकृति, जो प्रकृति का स्थान होता है वो एक सलाहकार से अधिक नहीं है, इसको किसने कहा, इसको बता दूं आपको कहा है, सी इज द राइट आंसर, वाइडल डी ला ब्लास ने। कौन सी, वाइडल डी ला ब्लास ने कहा था कि प्रकृति का स्थान एक सलाहकार से अधिक जो है बिल्कुल भी नहीं है। अगला प्रश्न है कि उपलब्धता के आधार पर निम्न में से कौन सा संसाधनों का वर्गीकरण सही है। इसमें से कौन सा वर्गीकरण सही है आपको ये बता रहा है, तो इसका ए इज द राइट आंसर। क्या, सर्वसुलभ, सामान्य सुलभ और दुर्लभ। ये जो है संसाधनों का वर्गीकरण बिल्कुल सही है, सर्वसुलभ, सामान्य सुलभ और दुर्लभ। ये इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला पॉइंट है कि जैसे ही सूर्योदय होता है तब धरातल जो ऊष्मा प्राप्त करता है तथा कोहरा ऊपर उड़ता है। दूसरा पॉइंट ये है कि विकिरण शीतलन के कारण आरंभिक ऊषा काल में कोहरा उत्पन्न होता है। अब इसमें से कौन सा विकल्प से आपको ये तय करना है, तो यहाँ पर देखिए चार विकल्प आपको देखने को मिल जाएंगे, तो इसका सी इज द राइट आंसर। एक और दोनों सही, यानी कि ये दोनों पॉइंट आपके बिल्कुल भी यहाँ पर सही है। 13 नंबर ये कह रहा है कि कराल बस्ती से संबंधित है। ये जो चार विकल्प आपको दिया गया है इसमें से जो है कौन सा विकल्प कराल बस्ती से संबंधित है, तो बता दूं कि आपको डी इज द राइट आंसर, मसाई। मसाई जो है कराल बस्ती मसाई से संबंधित है, ठीक है, ये ध्यान देना। अगला प्रश्न है कि विश्व में धान उत्पादन में देशों के समूह में अवरोही क्रम सही है, क्रम में से कौन सा क्रम इसमें से सही है आपको ये छांटना है इसमें से। तो इसमें आपको डी इज द राइट आंसर, चीन, भारत, इंडोनेशिया, उसके बाद है संयुक्त राज्य अमेरिका। ध्यान देखिए विश्व में धान उत्पादन सबसे पहले स्थान में धान उत्पादन देश है चीन, उसके बाद है भारत, देन आफ्टर इंडोनेशिया, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। ओके। अगला प्रश्न है कि शिव समुद्रम जल विद्युत गृह कहां पर स्थापित है। ये स्थापित है कर्नाटक में, सी इज द राइट आंसर। कहां पर, कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रदेश में जैव विविधता में संपन्नता है। ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका इज राइट आंसर उष्ण प्रदेश। जो उष्ण प्रदेश है वहां पर जैव विविधता में संपन्नता जो प्रमुख रूप से पाई जाती है, देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है कि यूर्त निम्न में से किस प्रजाति का घर है। जो यूर्त होता है, यूर्त एक घर है, ये किस प्रजाति का घर है, तो आपको बता दो कि ये जो है डी इज द राइट आंसर। जो खिरगीज प्रजाति होते हैं उनके घर को हम यूर्त के नाम से संबोधित करते हैं, यूर्त कहा जाता है। अगला प्रश्न है हिटलेसी ने वृहत स्तर पर विश्व को कितने कृषि क्षेत्रों में विभाजित किया है।
हिटलेसी ने वृहत स्तर पर विश्व को कितने कृषि क्षेत्रों में विभाजित किया है? तो इसका सी इज द राइट आंसर, 13 क्षेत्रों में विभाजित किया है। अगला प्रश्न ये है, निम्नलिखित में से किस एक को संपन्नता का झरना यानी कि स्रोत कहा जाता है? किसको कहा जाता है? तो इसका बी इज द राइट आंसर, खनिज एवं तेल को जो है ये जो है संपन्नता का झरना कहा जाता है, स्रोत कहा जाता है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न ये कह रहा है कि पिट्सबर्ग औद्योगिक प्रदेश किस देश में अवस्थित है? पिट्सबर्ग औद्योगिक प्रदेश, जो आपको यहाँ पर 4 विकल्प देखने को मिलेगा, तो इसका बी इज द राइट आंसर यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में। ये विकल्प इसका बिल्कुल भी सही है। अगला प्रश्न ये कथन वाला आ गया फिर से एक बार। कथन ये कह रहा है कि अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। अब कारण इसका ये बता रहा है कि अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्रोद्योग का वाणिज्यिक उत्पादक है। अब इसमें से कौन सा विकल्प सही है? तो आपको बता दो कि इसमें जो ए इज द राइट आंसर, ए एवं आर दोनों सही तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि एकाकी ग्रामीण बस्तियां पाई जाती है, कहां पर पाई जाती है? तो एकाकी जो ग्रामीण बस्तियां हैं वो कहां पाई जाती हैं? सह्याद्री के उच्च भागों में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? सह्याद्री के उच्च भागों पर। देखिए प्रश्न को आप बढ़िया समझना, आपको आपका रिवीजन करा रहा हूं, उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी करा रहा हूं नेक्स्ट ईयर का। आप अच्छे से इसको सॉल्व करो अच्छे से, क्या पता रिपीटेड प्रश्न भी बहुत सारे आ जाते हैं, तो आपको सुविधा युक्त होगा आपके लिए, आपको समझने में। अगला प्रश्न है कि बुशमैन हॉटेंटाट प्रजाति संबंधित है, ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका निग्रायत प्रजाति से। किससे? निग्रायत प्रजाति से। अगला प्रश्न है मृत सागर द्वारा निर्मित एक झील है, मृत सागर द्वारा इनमें से कौन सी निर्मित झील है जो मृत सागर बनाती है? ठीक है, मृत सागर बनाती है। तो इसका कौन सा राइट आंसर है? इसका ए इज द राइट आंसर, भ्रंश घाटी। जो मृत सागर है यह भ्रंश घाटी द्वारा निर्मित जो है एक झील है। अगला प्रश्न है कि संभववाद का जनक किसे कहा जाता है? कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया कि संभववाद का जनक भैया किसे कहते हैं? तो ए इज द राइट आंसर, लुसियन फेब्रे को जो है संभववाद का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत का विपुल दुग्ध उत्पादक राज्य कौन सा है? विपुल दुग्ध उत्पादक राज्य, न कि दुग्ध उत्पादक राज्य पूछ रहा है, विपुल दुग्ध उत्पादक राज्य पूछ रहा है। तो इसका कौन सा राइट आंसर है? इसका सी इज द राइट आंसर, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है भारत का विपुल दुग्ध उत्पादक यहाँ पर राज्य है। इसका सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न ये कह रहा कि आर्थिक क्रियाकलापों के विकास का सही क्रम कौन सा है? इनमें से सही क्रम कौन सा है जो आर्थिक क्रियाकलाप का सही क्रम निर्धारित करता है? तो इसका आपको बता दूं कि डी इज द राइट आंसर, भोजन संग्रह, उसके बाद कृषि, उसके बाद औद्योगिकरण। ठीक है, तो आर्थिक क्रियाकलाप का सही क्रम यही है। अगला प्रश्न है कि आवर वंडरिंग कंटिनेंट्स नामक पुस्तक किसने लिखी? यहां पर देखिए ये पुस्तक किसने लिखी? तो ये पुस्तक लिखी है एडू टोइट ने। कौन है? एडू टोइट ने लिखा है। अगला प्रश्न है कि गारो राजमहल विदर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, ये किसके द्वारा हुआ था? ये ध्यान देना। ये 29 नंबर का प्रश्न है, तो सी द राइट आंसर, अधभ्रंश यानी कि अधभ्रंश, जो गारो राजमहल विदर का निर्माण अधभ्रंश द्वारा हुआ था। ठीक है, तो ध्यान देना। यहाँ पर आपको इंग्लिश वर्जन देखने को मिल जाएगा, लेकिन मैक्सिमम हिंदी वाले ही होते हैं, इसलिए मैं हिंदी पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिवास का विकास सड़क, नदी या नहर के दोनों किनारों पर होता है? ये देखिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इसका सी द राइट आंसर, रेखाकार होता है। दक्षिणी अमेरिका के मोड़दार पहाड़ का उदाहरण दीजिए। जो दक्षिण अमेरिका है उसके मोड़दार पहाड़ का उदाहरण कौन सा है इनमें से? 31 नंबर का क्वेश्चन है। इसका बी द राइट आंसर, एंडीज पर्वत। एंडीज पर्वत का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आप हमें कमेंट करके बताना, आपका ये आज का टास्क है। ओके, तो ये जो एंडीज पर्वत है इसकी सबसे ऊंची चोटी को, इसकी ऊंचाई कितनी है और चोटी का नाम क्या है? अगला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से कौन एक रबर का प्रमुख उत्पादक नहीं है? क्या पूछ रहा है? प्रमुख उत्पादक नहीं है, तो इसका ए द राइट आंसर, ब्राजील जो है प्रमुख उत्पादक नहीं है, बल्कि थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया ये प्रमुख उत्पादक जो आपके देश है। अगला प्रश्न है कि प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांतों में कौन सा सही नहीं है? यहाँ भी पूछ रहा कौन सा सही नहीं है। 33 नंबर का क्वेश्चन है, जिसका बी इज द राइट आंसर, डेविस का अपवर्तन चक्र सिद्धांत। किसका? डेविस का अपवर्तन चक्र सिद्धांत। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि तापीय संकुचन सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था किसके द्वारा? जो तापीय संकुचन सिद्धांत है ये जो प्रतिपादित किया गया था या प्रस्तुत किया गया था किसके द्वारा? ये प्रस्तुत किया गया था, डी इज द राइट आंसर, जेफ्रीज द्वारा। किसके द्वारा? जेफ्रीज द्वारा। अगला प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? किस वर्ष किया गया था? ठीक है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किया गया था, ये बी द राइट आंसर, 1884 यानी कि 1884 में किया गया था। नेक्स्ट है हेक्टोपास्कल। एक हेक्टोपास्कल पद्धति है, ठीक है, ये किसकी मापने की इकाई है? तो हेक्टो जो पास्कल है ये आपको बता दूं कि ये वायुदाब मापने की एक इकाई है। बहुत अच्छा प्रश्न है आपके लिए।
नेक्स्ट है कि मानसून शब्द की जो व्युत्पत्ति हुई है कहाँ से हुई, किस भाषा से हुई, किस लैंग्वेज से हुई, तो इसका इज द राइट आंसर अरबी भाषा। जो मानसून शब्द है इसकी व्युत्पत्ति अरबी भाषा से हुई है, ये भी ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है पृथ्वी पर दिन रात बराबर नहीं होने का कारण क्या है। पृथ्वी, सही बात है, दिन रात एक बराबर होता नहीं, ऐसा क्यों होता है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, बहुत ही बेसिक यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछ लिया गया है। तो इसका जो सही आंसर आप बता दो कि डी इज द राइट आंसर, क्योंकि पृथ्वी का धुरी पर झुका होना। अच्छा, पृथ्वी का धुरी पर झुका होना, ये कितनी डिग्री झुकी हुई है, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जल्दी जल्दी बता दो एक बार। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कृषि क्रांति से संबंधित नहीं है। कौन सी क्रांति है जो कृषि क्रांति से संबंधित नहीं है। श्वेत, नील, पीली, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आप ये जरूर बताओ जल्दी जल्दी। देखिए डी द राइट आंसर, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, पीली क्रांति, ये सब जो कृषि क्रांति से संबंधित है। श्वेत क्रांति किसे कहते हैं, नीली क्रांति किसे कहते हैं और पीली क्रांति किसे कहते हैं, आप हमें कमेंट करके बताओ। टास्क आपके लिए बहुत अच्छा दे रहा हूँ, आप जब ढूंढ के बताते हो, कमेंट करते हो, तो आपको लंबे समय तक के लिए वो याद हो जाता है। इसलिए आपको मैं जो है बीच बीच में टास्क देता रहता हूँ। अगला प्रश्न ये करें, पीत वामन किसे कहा जाता है। पीत वामन कहते हैं आपको सूर्य को, सूर्य को पीत वामन कहा जाता है। भारत में सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है, कौन सा राज्य सबसे बड़ा जो कपास का उत्पादन करता है भारत में, तो वो आपका है कौन सा, गुजरात। गुजरात इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मैग्नीज उत्पादक देशों का सही अवरोही क्रम बताना। आरोही क्रम नहीं बताना, आपको अवरोही क्रम बताना है, ये ध्यान देना। इसमें से कौन सा है, तो इसका इधर आपको बता दूं राइट आंसर, इधर राइट आंसर पहले दक्षिणी अफ्रीका, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद चीन, देन आफ्टर आपका भारत। ठीक है, तो इसका ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि संसाधन संरक्षण के लिए आवश्यक है। अब इसमें से कौन सा विकल्प इससे संबंधित है जो कि बिल्कुल सही होता है, तो आपको बता दो किसका जो है डी इज द राइट आंसर। उपरोक्त सभी मानव संसाधनों के मध्य संतुलन स्थापित करना, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग और संसाधनों का विकास करना, ये तीनों विकल्प आपको यहाँ पर सही है। अगला है जैव विविधता संरक्षण निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है। किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो डी इज द राइट आंसर, जीवों के लिए यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है जैव विविधता। ठीक है, बिल्कुल ध्यान देना। अगला प्रश्न ये है कि नीचे लिखी कौन सी चट्टान, नीचे लिखी कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। कौन सी प्रकार की चट्टान में जीवाश्म इसमें से नहीं पाया था, आप हमें जल्दी जल्दी बताओ। चलिए मैं ही बता रहा हूँ, बी इज द राइट आंसर, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट में जो है जीवाश्म नहीं पाए थे, बल्कि कांग्लोमरेट में, सैल में, बलुआ पत्थर में इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि हिमालय के किस भाग में हम करेवा निर्माण को पाते हैं। करेवा निर्माण क्या होता है, चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, लेकिन इसका सबसे पहले इसका जो राइट आंसर है वो देख लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी द राइट आंसर, कश्मीरी हिमालय में जो करेवा निर्माण को हम पाए, वहां पर मिलता है मुझे। अगला प्रश्न है कि लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है, डी द राइट आंसर, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, आप हमें कमेंट करके बताना। रूस के ग्रामीण अधिवास यानी कि सामूहिक फार्म को क्या कहते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए। रूस के ग्रामीण अधिवास सामूहिक फार्म को किस नाम से जाना जाता है, तो यहां पर आपको बता दूं कि सी द राइट आंसर, सोबखोज। क्या, सोबखोज इज द राइट आंसर। हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है। हीराकुंड बांध, ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हीराकुंड जो बांध है वो महानदी पर स्थित है। ठीक है, महानदी नदी है वहां पर स्थित है। भूगोल को मानव पारिस्थितिकी विज्ञान के रूप में किसने वर्णित किया है, किसने वर्णित किया है, तो सी द राइट आंसर, बैरोज ने। सी द राइट आंसर, बैरोज ने वर्णित किया है। अगला है ह्यूमन ज्योग्राफी ए वेलफेयर अप्रोच नामक पुस्तक किसने लिखी है। ये पुस्तक किसने लिखी है, ये पुस्तक लिखी है डी.एम. स्मिथ ने। किसने लिखी है, डी.एम. स्मिथ ने। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पर सूची सुमेलित करने के लिए, थोड़ा आपको यहाँ पर ब्लर दिख रहा होगा, क्लियर नहीं, हालांकि वीडियो का रेजोल्यूशन थोड़ा बढ़ा लीजिए ताकि आपको यहाँ पर स्पष्ट दिख पाए। ओके, तो आपको बता दो कि सूची ए को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब इसमें से कौन सा विकल्प है, चलिए आपको मैं सीधा आंसर ही बता देता हूं, क्योंकि आपके पास टाइम कम है, आपको प्रैक्टिस करना है, अभी और पेपर आपको सॉल्व कराने हैं। ठीक है, तो आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको जो ए इज द राइट आंसर, ये ठीक है। अब आप इसका मिलान करा लीजिए। ठीक है, इसका मिलान आप यहां से कर लीजिए, इसका ए इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं, अगला ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे सामुद्रिक वर्षावन कहा जाता है। सामुद्रिक वर्षावन कहते हैं यहाँ पर प्रवाल को। किसको कहते हैं, प्रवाल को कहते हैं। अगला प्रश्न है कि सामान्यतया इनमें से कौन सा परतदार चट्टानों में पाया जाता है। कौन सा परतदार चट्टानों में पाया जाता है, तो क्या पाया था यहाँ पर, कौन सा इसका आंसर सही है, इसका आंसर जो सी द राइट आंसर, सिलिका। क्या, सिलिका, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कर्क रेखा निम्नलिखित में से भारत के किस एक राज्य से होकर नहीं गुजरती है। आप हमें कमेंट करके ये बताना कि भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। आपको हिंट भी दे देता हूँ, कितने राज्यों से होकर गुजरती है, लेकिन यहाँ पर ये पूछ रहा कि किस राज्य से होकर निम्नलिखित में से नहीं गुजरती है, तो इसका जो बताओ सी द राइट आंसर, मणिपुर। ये त्रिपुरा से गुजरती है, मिजोरम, पश्चिम बंगाल,
ठीक है, मध्य प्रदेश, और भी राज्य हैं, आप हमें कमेंट करके बताओ, लेकिन ये मणिपुर से जो है बिल्कुल भी नहीं गुजरती। अगला प्रश्न है कि थॉर्न वेड के अनुसार न्यूजीलैंड में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, किस प्रकार की, किसके अनुसार, थॉर्न वेड के अनुसार। तो इसका जो है ए द राइट आंसर बीबीआर, क्या अनुसार, बीबीआर प्रकार की जलवायु वहां पर बिल्कुल पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, सर्वोच्च शिखर दक्षिण भारत का, तो बी इज द राइट आंसर अनाईमुडी। और अनाईमुडी जो है किस पहाड़ी पर स्थित है, अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है, ठीक है। यदि मैं गलत हूं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बता देना, ठीक है, आपकी ओपिनियन भी मैं देख लेता हूं, आपको पता है कि नहीं। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि 2001 और 2011 की अवधि में उच्चतम तथा न्यूनतम जनसंख्या घनत्व में अंतर क्रमशः, उसको यहाँ पर आपको फिल करना में अंकित किया गया है। तो 58 प्रश्न है, इसका डी इज राइट आंसर बिहार और अरुणाचल प्रदेश में अंकित किया गया है। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या की सबसे कम दशकीय वृद्धि दर रही है। तो इसका जो डी द राइट आंसर नागालैंड, कौन सा विकल्प इसका सही है, नागालैंड विकल्प इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट ये है कि कोरियोलिस बल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है, कौन सा एक कथन सत्य नहीं, आपको ये चुनना है। तो ए इज द राइट आंसर, यह पृथ्वी की आवर्तन का प्रभाव है तथा यह एक काल्पनिक बल है, बल्कि ये बिल्कुल कथन, ये असत्य कथन है, और बाकी ये तीनों सत्य कथन है, ठीक है, ये ध्यान देना। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। यहाँ पर हर बार नहीं पूछ सके, आपने इस बार है वाला पूछ लेगा, तो प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना ताकि आपको समझ में आए कि है वाला पूछ रहा है फिर नहीं वाला पूछ रहा है, ठीक है। तो वनों के प्रकार का पहला कारण है, दूसरा मुख्य क्षेत्र और वनों के प्रकार, ठीक है। तो इसका कौन सा विकल्प चाहिए, इसका डी इज द राइट आंसर उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, जो कि मंगोलिया में है, ये बिल्कुल ऐसी बात नहीं। जबकि भूमध्य सागरीय वन कैलिफोर्निया में, सही है। कोणधारी वन उत्तरी कनाडा में, ये भी सही है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ये कांगो बेसिन में पाई जाती है, ये भी सही। लेकिन जो उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन है मंगोलिया में, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये गलत, इसका ये सही नहीं है। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी जल शक्ति परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये जो है सीधा राइट आंसर कर्नाटक में, कहां पर, कर्नाटक में। अगला प्रश्न है लेनिनग्राड पत्तन स्थित है, ये कहां पर है। तो ये जो है बी द राइट आंसर रूस में है, कहां पर है, अब रूस में। चलिए आपका तो ये जो इंडियन ज्योग्राफी है, जो ज्योग्राफी है वो आपका पूरा हो गया, सॉरी, ठीक है। अब आते हैं इतिहास यानी कि सेक्शन सेकंड पे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर क्या पूछ रहा है। तो अब हम आ जाते हैं आपके कौन से पार्ट पर, अब हिस्ट्री के पार्ट पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न ये पूछ रहा है यहाँ पर कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा कराया गया। तो कराया गया था कुमारगुप्त प्रथम द्वारा। दिल्ली सल्तनत में चाहलगनी के सदस्य संबंधित थे, किससे संबंधित थे, तो संबंधित थे तुर्क से, किससे, तुर्क से, सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न करें कि तुर्किश सुल्ताना का महल कहां पर स्थित है। भैया बहुत ही लाजवाब प्रश्न पूछ लिया कि तुर्किश सुल्ताना का महल कहां स्थित है। तो ये स्थित है फतेहपुर सीकरी में, जो कि उत्तर प्रदेश में है, कहां पर, फतेहपुर सीकरी में। अगला प्रश्न ये पूछ रहा कि कैलाश मंदिर किस गुफा में स्थित है। ये लीजिए, ये कैसा प्रश्न, इतना इजी प्रश्न पूछा कि आप तो यूं टिक करके चले जाओगे। बता दो कैलाश मंदिर जो किस गुफा में, ये जो है एलोरा की गुफा महाराष्ट्र में है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि किस हड़प्पा स्थल से निकास नालियों के साथ फर्श जड़ित 12 स्नानगृह का एक समूह यानी कि सेट मिला है। तो कहां पर मिला है, ये मिला है लोथल में, कहां पर, लोथल में। लोथल किस राज्य में, आप हमें जल्दी कमेंट करके बता दो। अगला प्रश्न है कि अरुमोली किस चोल सम्राट का नाम था। अरुमोली किस चोल सम्राट का नाम था। तो ये जो था राज राजा सम्राट का नाम था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी अपने प्रांत के जिलों के संग्रहण को नियंत्रित करता था। ये देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ए इज द राइट आंसर समाहर्ता, कौन से, समाहर्ता। नेक्स्ट है लेखन के आधार पर निम्नलिखित अशोक स्तंभों में से कौन सा एक सबसे प्राचीन है। कौन सा एक इनमें से सबसे प्राचीन है, आप जल्दी बताइए। चलिए मैं बता देता हूँ, बी इज द राइट आंसर रूमिनदेई स्तंभ। कौन सा, जो रूमिनदेई स्तंभ है, ये जो सबसे प्राचीन स्तंभ है। बुलंद दरवाजा अकबर के किस विजय के स्मरण में बनवाया गया था, यानी कि किस विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था। तो ये बनवाया गया था आपका डी इज द राइट आंसर गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, किस विजय के, गुजरात विजय के। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस स्थान से अग्नि मंदिर की प्राप्ति हुई है। कहां से प्राप्ति हुई अग्नि मंदिर, तो ये प्राप्ति हुई है सुर्खकोतल से, कहां से, सुर्खकोतल से, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित किस शासक के समय से झरोखा दर्शन बंद हो गया। कौन सा मुगल शासक था जिसके समय से झरोखा दर्शन बंद कर दिया गया था, ये इस प्रथा को एंड कर दिया गया था। तो वो था कौन सा, वो था औरंगजेब, डी इज द राइट आंसर। किस एक्ट द्वारा भारतीय सिविल सेवा में बहाली की परीक्षा को इंग्लैंड के साथ भारत में कराना सुनिश्चित हुआ। इसमें से कौन सा विकल्प से कब हुआ था, आपको बता दो, ये हुआ था इंडियन काउंसिल एक्ट 1893 यानी कि 1893 में इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत हुआ था।
अगला प्रश्न ये है कि डीमाकस जो कि एक राजदूत थे, इस सीरिया से किसके दरबार में भेजा गया था? सीरिया से, ये सीरिया के थे, इनको किसके दरबार में भेजा गया था भारत में? तो इनको भेजा गया था बिंदुसार के दरबार में। सी इज द राइट आंसर। ओके, ध्यान देना आप। अगला प्रश्न है कि 1883 ईस्वी में सनातन धर्म रक्षणी सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी, डी इज राइट आंसर, कलकत्ता में, जो वर्तमान समय कोलकाता के नाम से जाना जाता है। कहाँ से राजदूत औरंगजेब के शासन के समय आया था? कहाँ से राजदूत औरंगजेब जो है, औरंगजेब के शासन के समय आया था? तो वो कहाँ से आया था? वो आया था आपका, ए इज द राइट आंसर, कॉन्स्टेंटिनोपल से। कहाँ से? कॉन्स्टेंटिनोपल से आया था। अगला प्रश्न क्या करा? अगला प्रश्न ये करा है कि मौर्य काल में समाहर्ता का अर्थ क्या था? अभी ऊपर ये प्रश्न आया था समाहर्ता, ठीक है, जिसका अर्थ क्या होगा, इसकी मीनिंग क्या होती है? इसकी मीनिंग होती है आकलन और संग्रहण का प्रभारी अधिकारी, ठीक है, ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि वेन-त्सांग का भारत यात्रा का उद्देश्य क्या था? वेन-त्सांग एक चीनी यात्री था, लेकिन इसका भारत यात्रा का उद्देश्य क्या था, लक्ष्य क्या था? तो इसका लक्ष्य था कि बुद्ध से संबंधित स्थलों पर जाना और वहां से जानकारी इकट्ठा करना। अगला प्रश्न है कि अमरावती का महास्तूप मूल रूप से किस काल में स्थापित हुआ? तो बता दूं आपको, ए इज द राइट आंसर, अशोक के काल में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट है, लॉर्ड डलहौजी ने किस वर्ष ये घोषणा की कि मुगल बादशाह बहादुर शाह के उत्तराधिकारियों को लाल किला खाली करना पड़ेगा? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो इसका बी इज द राइट आंसर, 1849। ठीक है। पुराण या धरण प्रकार की मुद्रा में किस धातु का प्रयोग होता था? किस धातु का प्रयोग होता था? तो वो होता था रजत। कौन सा? सी इज द राइट आंसर, रजत धातु का। अगला प्रश्न है कि राज्य पदाधिकारियों के लिए 2 पदों सचिव और मंत्री का उल्लेख किस काल के अभिलेखों में प्राप्त हुआ है? किस काल के अभिलेखों में हुआ है या प्राप्त हुआ है? तो इसका जवाब बता दो आपको, सी इज द राइट आंसर, गुप्त काल। कौन सा? गुप्त काल। नेक्स्ट है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र राज्य द्वारा नियुक्त कितने अध्यक्षों का उल्लेख करता है? तो ये जो है उल्लेख करता है 27 अध्यक्षों का यहाँ पर उल्लेख करता है। अगला प्रश्न है कि संस्कृत काव्य जो कि सेतुबंध है, इसका नाम सेतुबंध क्या है? संस्कृत काव्य। इस ग्रंथ का लेखक कौन है? इसको लिखा किसने? तो इसको लिखा किसने? बी द राइट आंसर, प्रवर सेन द्वितीय ने लिखा था। किसने लिखा? प्रवर सेन द्वितीय ने लिखा है। अगला प्रश्न है कि जौना खान किसका प्रथम नाम था? जौना खान किसका प्रथम नाम था? तो मोहम्मद बिन तुगलक का यह पहला नाम था। किस चोल शासक ने मधुरै कुंड और मधुरांतक उपाधियों को धारण किया? तो किसने धारण किया था? ये धारण किया था परांतक प्रथम ने। किसने? परांतक प्रथम ने। अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र में विविताध्यक्ष इसके लिए प्रयोग किया गया था? तो ये प्रयोग किया गया था चारागाहों का जो अध्यक्ष होता था उनके लिए। किसके लिए? चारागाहों के अध्यक्ष के लिए। अगला प्रश्न है कि किस सुल्तान द्वारा गुलरूख के उपनाम से ईरानी भाषा में नज्म लिखी जाती थी? क्या लिखी जाती थी? नज्म लिखी जाती थी। तो किस सुल्तान द्वारा? तो ये लिखी जाती थी सिकंदर लोदी द्वारा। किसके द्वारा? सिकंदर लोदी द्वारा। अगला प्रश्न ये कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा मस्जिद भारत में प्रथम तुर्की मस्जिद था? पहला तुर्की मस्जिद इनमें से कौन सा था? आपको ये बताना है। तो यहाँ पर सी द राइट आंसर, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। मंगल पांडे किस विद्रोह से संबंधित? आप सभी जानते हैं भैया, मंगल पांडे मेरठ, मेरठ आप अच्छे जानते हैं, लेकिन मेरठ ने ये पूछ रहा है कि किस विद्रोह से संबंधित था। ये ध्यान देना, प्रश्न पर ध्यान देना। तो बैरकपुर छावनी में रहता था वो, तो बैरकपुर विद्रोह से। कभी आप मेरठ मत टिक कर देना, ठीक है, ये गलती आप बिल्कुल भी मत करना। अगला प्रश्न ये है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में नागरिक अवज्ञा आंदोलन का खुलकर विरोध किया था? तो ये विरोध किया था कौन सा? इलाहाबाद अधिवेशन के दौरान। सी इज द राइट आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? नेक्स्ट ये है कि कलिंग तो पराणी का लेखक कौन था? कलिंग पराणी का लेखक कौन था? तो इसका जो लेखक था वो था जयगोंडल। कौन था? जयगोंडल। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण यानी कि समन्वय के बारे में कहता है? किसके बारे में? समन्वय के बारे में, यानी कि धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहता है। इसमें से कौन सा शिलालेख है अशोक का? तो आपको सही आंसर बता दो, डी इज द राइट आंसर। जो 12वां शिलालेख है वो जो है समन्वय के बारे में अच्छे से उल्लेख करता है। अगला प्रश्न ये है कि प्रभाकर वर्धन की पत्नी ने उसके मृत्यु के बाद किस नदी किनारे अपना आत्मदाह किया था? तो वो आत्मदाह किया था, बी इज द राइट आंसर, सरस्वती नदी किनारे किया था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि दक्कन सभा का संस्थापक कौन था? भैया दक्कन सभा का संस्थापक कौन था? तो दक्कन सभा का संस्थापक जो है गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन से? गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है कि हिरण्य स्तूप शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ हुआ था? कहां पर हुआ? तो इसका सही आंसर बता दूं आपको, डी इज द राइट आंसर, ऋग्वेद में। कहां पर? ऋग्वेद में हुआ है। तारीख ए मुबारक शाही का लेखक कौन था? बहुत ही बढ़िया प्रश्न आपसे पूछ लिया।
भैया इसका इज राइट आंसर याह्या बिन अहमद सरहिंदी ने इसको लिखा था तारीख मुबारक शाही को। जैन ग्रंथ कुवल या माला का लेखक कौन है? कि जो कुवल या माला है ये एक जैन ग्रंथ का लेखक है, जैन ग्रंथ है। इसके लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं वो उद्योतन सूरी है। कौन है? उद्योतन सूरी है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? तो ये जो हुआ था, ये हुआ था आपका 1804 ईस्वी में। कब हुआ था? 1804 ईस्वी में हुआ था। अब अगला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित वाकाटक शासकों में से किसने चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्ता से विवाह किया था? तो कौन किया था? ये विवाह किया था रुद्रसेन द्वितीय ने। डी इज द राइट आंसर, रुद्रसेन द्वितीय ने किया था। अगला प्रश्न ये कह रहा कि निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर 4 पॉइंट दिया है। पहला है साइमन कमीशन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, क्रिप्स मिशन और सिया फार्मूला। तो आपको यहाँ पर क्रम वाइज आपको व्यवस्थित करना है, काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। सबसे पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ और उसके बाद क्या हुआ। तो यहाँ पर आपको 4 विकल्प देखने को मिल जाएंगे। तो इसका सही आंसर है वो बी इज द राइट आंसर। पहला, दूसरा, तीसरा तक क्रम वाइज ही दिया गया है। इसका क्रम बिल्कुल भी एकदम सही है। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किससे गुप्तों ने पतलून पहनना सीखा? गुप्तों ने किससे पतलून पहनना सीखा? तो ये सीखा था, आपको बता दूं कि द राइट आंसर कुशाणों से सीखा था। अगला प्रश्न है कि मेगास्थनीज द्वारा उल्लिखित एस्टिनोमुई अधिकारी का संबंध किससे था? किससे था इसका संबंध? इसका संबंध जो है नगर के अधिकारी से था। किससे था? नगर के अधिकारी से। अगला प्रश्न, समरकंद के मोहम्मद नादिर और मोहम्मद मुराद किसके शासनकाल में भारत आने वाले अंतिम कलाकार थे? कौन? किसके शासनकाल में? तो आपको बता दीजिए इसका जो सही आंसर है वो बी इज द राइट आंसर, जहांगीर। जहांगीर इज द राइट आंसर। गविष्ठ क्या थी? जो गविष्ठ है ये क्या थी? गविष्ठ क्या मतलब क्या होता है? तो आपको बता दो इसका ए इज द राइट आंसर, गायों के लिए होने वाले संघर्ष को गविष्ठ कहते थे। ठीक है, क्या कहते थे? गविष्ठ कहते थे। अगला प्रश्न है 46, किसने यह घोषणा की कि बहादुर शाह की मृत्यु के पश्चात मुगलों को राजा की उपाधि नहीं मिलेगी? ये जो है किसने घोषणा करी थी? ये किसने कहा था? तो ये कहा था, ये लॉर्ड कैनी ने कहा था, क्योंकि एक अंग्रेज था। कौन था? अंग्रेज था, लॉर्ड कैनी। अगला प्रश्न है कि शहादरा का मुगल गार्डन स्थित है, कहां पर है? तो शहादरा का मुगल गार्डन आप सभी जानते होंगे, आप सभी लोग पहले भी होंगे। तो से द राइट आंसर कहां पे है? लाहौर में है। 47 40 कभी आप दिल्ली मत लगा देना, दिल्ली वाला शहादरा। ठीक है, तो शहादरा का जो मुगल गार्डन है वो कहां पर है? वो है आपका दिल्ली में, सॉरी लाहौर में। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 1601 ईस्वी में खानदेश पर अकबर की विजय की स्मृति चिन्ह के रूप में कौन सा स्मारक बनाया गया था? इसमें से, तो इसमें से सी द राइट आंसर, बुलंद दरवाजा बनाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? इसमें से कौन सा एक ऐसा स्थान है तो जो एक ऐसी चीज है जो कि कहां पर? फतेहपुर सीकरी में नहीं है। तो 49 प्रश्न है इसका बी द राइट आंसर, मोती मस्जिद। पंचमहल फतेहपुर सीकरी में, मरियम मकानी का महल है, जोधाबाई का महल है, लेकिन जो मोती मस्जिद है वो फतेहपुर सीकरी में बिल्कुल भी नहीं है। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि ऋग्वेद में तसर निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग हुआ? जो तसर शब्द है ये किसके लिए प्रयोग हुआ? तो ये प्रयोग हुआ था चरखी के लिए। किसके लिए? चरखी के लिए। जेम्स मिल की रचना द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया का प्रकाशन कब हुआ? द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया का जो प्रकाशन है वो कब हुआ और इसको किसने लिखा? ये जेम्स मिल की रचना है, जेम्स मिल ने लिखा था। और कब लिखा? प्रकाशन कब हुआ था? लिखना का नहीं पूछा गया बल्कि प्रकाशन पूछा गया। ये प्रकाशित कब हुई थी? तो ये प्रकाशित हुई थी 1817 यानी कि 1817 में। ओके, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे सुधरी हुई मुद्रा पद्धति को स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है? सुधरी हुई मुद्रा पद्धति को, तो आप ध्यान देना यहाँ पर सीधा राइट आंसर जहांगीर। कौन सा? जहांगीर के शासनकाल में। अब अगला प्रश्न है, ये आपका जहांगीर हो गया। अगला प्रश्न क्या करा? अगला प्रश्न ये कह रहा कि निम्नलिखित सुल्तानों में से किस एक ने खलीफा की सत्ता को मान्यता देना बंद कर दिया था? तो 53 प्रश्न है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 53 है। तो बी इज द राइट आंसर, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने। किस युद्ध के बाद मैसूर का टीपू सुल्तान सहायक राज्य बनने के लिए बाध्य हुआ? 54 है, तो इसका डी इज द राइट आंसर, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के लिए ये राज बनने के लिए यहाँ पर बाध्य हुआ था। अगला है कि शाहजहां के शासन के 8वें वर्ष में शासन के राजकीय इतिहास पादशाह नामा का लेखक कौन था? कौन था इसका लेखक? तो इसको सी द राइट आंसर, मोहम्मद आमीन काजविनी। मोहम्मद आमीन काजविनी था। अगला प्रश्न कि किस अभिलेख में गुप्त वंश के शासक रामगुप्त का नाम आता है? देखिए आप ये नाम भी सारा पहली बार सुन रहे होंगे, जो पढ़े होंगे अच्छे से भी डीपली, सिविल सर्विस की परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे या उसकी बुक पढ़े होंगे तो आपको बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है, तो किस अभिलेख में गुप्त वंश के शासक रामगुप्त का नाम आता है? तो ये आता है अमोघ वर्ष का संजन ताम्रपत्र लेख में। कौन से? अमोघ वर्ष का संजन ताम्रपत्र लेख में आता है इनका नाम। बौद्ध स्थल नालंदा विश्वविद्यालय का निम्नलिखित में से किसने उत्खनन करवाया था? तो इसका उत्खनन करवाया था डॉक्टर स्पूनर ने। किसने? डी द राइट आंसर, डॉक्टर स्पूनर।
ओके। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित स्मारकों में से किसमें रजत की छत और संगमरमर, स्वर्ण तथा बहुमूल्य पत्थरों की मिश्रित सजावट का प्रयोग किया गया था? ठीक है, तो इसका कौन सा विकल्प सही है? इसका विकल्प की हम बात करें तो सी इज द राइट आंसर, दीवान खास दिल्ली। कौन सी? दीवान खास दिल्ली। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत में बरीद मुमालिक अधिकारी था। ठीक है, ये किसका अधिकारी हुआ करता था? तो ये अधिकारी हुआ करता था सीधा राइट आंसर गुप्तचर विभाग का जो प्रमुख होता था, एचओडी होता था, वही होता था। तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित अलाई दरवाजा कहाँ तक जाने का एक प्रवेश द्वार था? कहाँ तक जाने का था? तो वो था कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। कौन सा? कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद तक जाने का रास्ता था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने सुमात्रा और मलाया पर विजय प्राप्त की थी? तो ये विजय प्राप्त करी थी राजेंद्र प्रथम ने। बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से चोल शासकों में से किसने संपूर्ण सिलोन की सिंघल जो कहते हैं सिंघल को विजित किया था? कौन सा ऐसा शासक था? तो वो शासक था आपका राजेंद्र प्रथम ही था, जो कि यहाँ भी वही आपका विकल्प सही है। ठीक है, अगला अंतिम प्रश्न इतिहास का ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन इंडियन सिविल लिबर्टीज यूनियन से घनिष्ठ रूप से जुड़ा था? कौन जुड़ा था? तो वो जुड़े थे कौन? आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, ठीक, स्वतंत्र भारत के। अब अगला पार्ट आता है आपका इकोनॉमी का, जैसे तीसरा पार्ट है अर्थशास्त्र। चलिए अब इसको भी देख लेते हैं। आपसे एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं, आपसे कुछ भी गलतियां नहीं होनी है, आप बढ़िया सॉल्व करिए। जो आपको कंफ्यूजन होता है, हालांकि सारे पर सारे आपको विकल्प में सही बता रहा हूँ, कुछ आपको कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप सजेस्ट कर सकते हो। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो पहला प्रश्न उसका ये है कि रिजर्व बैंक के द्वारा रुपए को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय कब घोषित किया गया? तो ये घोषित किया गया था 19 अगस्त 1994 में, 19 अगस्त 1994 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण कैम्ब्रिज दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? क्या? कौन सा दृष्टिकोण से प्रतिनिधित्व नहीं करता है? अब इसका राइट आंसर सी इज द राइट आंसर, P इक्वल टू mv/t। ठीक है, तो ये जो है उसका जो प्रतिनिधित्व नहीं करता है। अगला प्रश्न क्या ये कह रहा है कि अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी परिभाषा किसके द्वारा दी गई? तो ये किसके द्वारा दी गई थी? ये दी गई थी रॉबिन्स द्वारा। किसके द्वारा? रॉबिन्स द्वारा। अगला प्रश्न है कि सुप्रसिद्ध हीरा पानी विरोधाभास की व्याख्या किसके द्वारा होती है? ये किसके द्वारा होती है? ये होती है प्रदत्त कीमत द्वारा। किसके द्वारा? प्रदत्त कीमत द्वारा। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ? तो भारत में न्यूनतम जो मजदूरी अधिनियम है ये पारित हुआ था कब? ये पारित हुआ था 1948 यानी कि 1948 में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि इष्टतम जनसंख्या उस बिंदु पर होगी जब, कब होगी? इष्टतम जनसंख्या बिंदु उस बिंदु पर होगी जब, अब इसमें से कौन सा विकल्प है? तो इसका जो है बी राइट आंसर, जब प्रति व्यक्ति आय अधिकतम हो। कब उस बिंदु पर होगी? जब प्रति व्यक्ति आय क्या हो? अधिकतम हो। आदर्श बेरोजगारी होती है सदैव, ये क्या होती है हमेशा? ये जो है हमेशा होती है अनैच्छिक होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वैश्विक गरीबी उन्मूलन हेतु प्रयोगात्मक दृष्टिकोण हेतु 2019 का नोबेल पुरस्कार किन्हें दिया गया था? ये थोड़ा करंट से रिलेटेड क्वेश्चन, लेकिन ये आपका इकोनॉमिक का ही एक पार्ट है। ठीक है, तो ये नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था? ये दिया गया था ईस्थर डुफ्लो, अभिजीत बनर्जी जो कि भारत से हैं, और माइकल क्रेमर। तो भारत से अभिजीत बनर्जी इनको मिला था, माइकल क्रेमर को और ईस्थर डुफ्लो को मिला था। ठीक है, तीनों को एक साथ मिला था ग्रुपिंग सामूहिक रूप से। अगला प्रश्न है कि वस्तुओं के निर्यातों के मूल्य में आयातों के मूल्य के अंतर को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है व्यापार संतुलन। क्या कहा जाता है? व्यापार संतुलन कहा जाता है। इनमें से कौन सी संस्था विश्व बैंक कहलाती है? IMF, IBRD, IDA, ADB। तो विश्व बैंक इसमें से क्या कहलाता है? बी इज द राइट आंसर। जो IBRD है ये जो विश्व बैंक इसी को कहा जाता है कि इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वाशिंगटन DC में है। अगला प्रश्न है कि मनरेगा योजना सभी जिलों में कब लागू हुई? जो मनरेगा योजना है ये 1 अप्रैल 2008 को लागू हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि करदेय क्षमता को मापने का वस्तुगत आधार क्या है? तो वस्तुगत आधार की बात करें तो ये सभी सही है, यानी कि करदाता की आय, करदाता का व्यय, करदाता की संपत्ति, ये सभी सही है, ये सभी जो है आधार है। अगला प्रश्न है कि द्विअधिकार के पूर्णो मॉडल के अंतर्गत प्रत्येक द्विअधिकारी कितना उत्पादन करेगा? वो करेगा उत्पादन का 1/3 भाग। कितना? उत्पादन का 1/3 भाग। संकटकालीन मुद्रा किसे कहा जाता है? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है इकोनॉमिक का, ठीक है, अर्थशास्त्र का। तो ये जो है संकटकालीन मुद्रा किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है प्रादिष्ट पत्र मुद्रा। किसको? प्रादिष्ट पत्र मुद्रा को। सम लागत रेखा को जाना जाता है, सम लागत रेखा को इसलिए जाना जाता है, इसको जाना जाता है, आपको बता दूं, बहुत ही अच्छा भी सटीक प्रश्न, डी द राइट आंसर सभी हैं। साधन कीमत रेखा, व्यय रेखा, उत्पादक की बजट नियंत्रण रेखा, इसको जो है समय लागत रेखा, इसको सम लागत रेखा इसे ही कहते हैं।
अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि धन स्वयं एक लक्ष्य नहीं है, ये लक्ष्य का एक माध्यम और एकमात्र लक्ष्य मानव कल्याण है। यह जो स्टेटमेंट है, यह जो कथन है, ये किस विद्वान का है, किस स्कॉलर का है? तो ये है जो है आपके मार्शल का। किसका? मार्शल का है। अच्छा, मार्शल कहाँ के निवासी थे? अब हमें कमेंट करके बताना। अगला प्रश्न है, भेदात्मक एकाधिकार बाजार में कीमत विभेद निर्भर करता है। क्या निर्भर करता है? बी इज राइट आंसर। जो मांग की लोच पर निर्भर करता है। किसकी? मांग की लोच पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, यदि निवल पुनरुत्थान पद पुनरुत्पादनीय दर 1 से कम हो तो जनसंख्या में कमी होगी या जनसंख्या में वृद्धि होगी, जनसंख्या अपरिवर्तित रहेंगी या फिर ये उपरोक्त में से कोई नहीं। अब इसमें से कौन सा विकल्प है? तो इसका जवाब बता दो कि ए द राइट आंसर, जनसंख्या में कमी होगी। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न ये करें कि एक उपभोक्ता संतुलन में होगा जब कब? अब इसमें से कौन सा विकल्प चाहिए? तो इसमें से बहुत ही अच्छा प्रश्न, सी द राइट आंसर, ये इसका सही विकल्प एकदम सटीक है। अगला प्रश्न है, यदि श्रम एवं पूंजी में किसी भी आनुपातिक परिवर्तन के साथ एमवीएल बाय एमबीके नहीं बदलता है तो उत्पादन फलन निम्नलिखित क्या होगा? कैसा होगा इसमें से? ठीक है, ये आपको बताना है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इसका सी द राइट आंसर एक रूप यानी कि समरूप में होगा। गिनी गुणांक मापक है किसका? जो गिनी गुणांक है किसका मापक है? ठीक है, तो बता दूं आपको, जो ये जो है क्षेत्रीय विषमता का मापक है। किसका? क्षेत्रीय विषमता का मापक है। पूंजीवाद में सम्मिलित होता है। क्या सम्मिलित होता है पूंजीवाद में? तो पूंजीवाद में सम्मिलित होता है ये निजी जो लाभ होता है, ये पूंजीवाद में सम्मिलित होता है। ठीक है, ध्यान देना आप। अब यहाँ पर सम्मिलित करने के लिए आ गया, तो ये सूची भी आपको मिलान करना है। इसमें से मैं आपको सीधा आंसर ही बता देता हूँ। तो इसका जो आंसर डी इज द राइट आंसर। यहाँ से आप मिलान करा लीजिए। इसका जो डी वाला विकल्प है ये बिल्कुल सही। आप यहाँ से इसका मिलान बिल्कुल करवा सकते हो। वीडियो को पॉज करो, अच्छे से मिला करा लो। यदि आपको सही से ना दिख रहा हो, वीडियो को रेजुलेशन को आप जो है बिल्कुल बढ़ा के अच्छे से आप विजुअल करके मिलान करा सकते हो। अगला प्रश्न है कि रिकार्डो के अनुसार दो देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय व्यापार को संभव बनाने के लिए कौन सी दशा का होना आवश्यक है? तो यहाँ पर सी द राइट आंसर, तुलनात्मक लागत अंतर का होना बहुत ही आवश्यक है, कंपल्सरी है। भारत के बैंकिंग और मौद्रिक संरचना को कौन सा बैंक नियंत्रित करता है? सभी जानते हो आप भाई, आरबीआई। राइट या गलत है? सही है भाई, आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही तो सबको नियंत्रित करती है। ठीक है, अगला प्रश्न ये है कि व्यापार चक्र की व्याख्या करने हेतु निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने स्टॉक समायोजन सिद्धांत का उपयोग किया था? किसने किया था? ये किया था आपका एन कार्डोर ने। किसने? एन कार्डोर ने किया था, बिल्कुल। अगला प्रश्न है कि मांग का नियम आधारित है। किस पर आधारित? जो मांग का नियम है वो आधारित है एक गुणात्मक कथन पर। ए इज द राइट आंसर। इसका पहला विकल्प सही है। अगला है कि एक देश गरीब है क्योंकि वह गरीब है। यह कथन किसका है? एक देश गरीब है क्योंकि वह गरीब है, इसको किसने कहा था? इसको कहा था रैंगनर नक्श कहा था। किसने? रैंगनर नक्श ने कहा था। अगला प्रश्न है कि दो तटस्थता वक्र एक दूसरे को नहीं काटते। क्यों नहीं काटते? क्योंकि यहाँ पर कि दोनों समान संतुष्टि नहीं प्रदान करते, इसीलिए नहीं काटते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है? अगला यह है कि मुद्रा की सट्टा मांग को जैसा कि कीन्स के द्वारा वर्णित है इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। इनमें से किस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है? आपको ये विकल्प चूज करना है। तो 31 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसका सी इज द राइट आंसर, यानी कि तीसरा विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही है। अर्थशास्त्र की विकास केंद्रित परिभाषा किसकी देन है? अर्थशास्त्र की विकास केंद्रित परिभाषा ये किसकी देन है? किसने दिया था? तो ये बता दूं आपको, ये किसने दिया था? ये दिया था पॉल ए सैमुएल्सन ने। किसने? पॉल ए सैमुएल्सन ने। बेसेल मानक संबंधित है। जो बेसेल मानक है ये इनमें से किन से संबंधित है? आप सभी जानते हैं, बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है बेसेल मानक। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न ये कह रहा है कि विभिन्न महत्व वाले लक्ष्यों की पूर्ति करने के लिए साधनों की दुर्लभता मानव आचरण की एक सर्वव्यापी समस्या है। अब ये जो कथन है, ये कथन किसका है? आपको ये बताना है। 34 नंबर क्वेश्चन है, बी इज द राइट आंसर, रॉबिन्स। किसने? ये रॉबिन्स ने कहा था। अगला प्रश्न क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक लगान सिद्धांत के अनुसार लगान बराबर होता है। भैया कब बराबर होता है? किस कंडीशन में? उसका फार्मूला क्या है, या फिर इसमें से कौन सा विकल्प सही है? जिसमें ए इज द राइट आंसर, वास्तविक आय और माइनस हस्तांतरण आय। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कह रहा है कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? बताइए, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ पर एनके सिंह, उस समय का प्रश्न था। एनके सिंह जो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से अप्रत्यक्ष कर कौन सा है? इनमें से अप्रत्यक्ष कर कौन सा है? तो इसमें डी इज द राइट आंसर, जो उत्पादन शुल्क है ये अप्रत्यक्ष कर के रूप में जाना जाता है।
अगला प्रश्न है कि एकाधिकृत प्रतियोगिता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन या किस दशा में सत्य नहीं है, ये आपको यहाँ से चूज करना है। ये ठीक है, 38 नंबर का क्वेश्चन है, तो सी द राइट आंसर फर्मों के प्रवेश पर प्रभावपूर्ण रुकावटें, ये बिल्कुल गलत है, ये विकल्प बिल्कुल नहीं सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हैरड डोमर विकास मॉडल के अनुसार पूंजी एवं श्रम शक्ति दोनों के ही पूर्ण क्षमता का प्रयोग के लिए या पूर्ण रोजगार के लिए आवश्यक है कि, अब इसमें से कौन सा विकल्प है, 39 नंबर का क्वेश्चन है, तो सी द राइट आंसर जी इक्वल टू जी डब्ल्यू इक्वल जी है। ठीक है, तो इसका यही विकल्प सही है। अगला प्रश्न है कि रिकार्डो बैरो समतुल्य किससे संबंधित है, रिकार्डो बैरो समतुल्य ये संबंधित है, किससे संबंधित है, राजकोषीय नीति से, सी इज द राइट आंसर, राजकोषीय नीति से। नेक्स्ट है, सामान्यतः मांग वक्र का ढाल होता है, कैसा होता है, ये होता है आपका बाएं से नीचे की ओर, किससे, बाएं से नीचे की ओर। किसी फर्म की पहली आवश्यक शर्त कौन सी होती है, यदि आप कोई फर्म खोलते हैं तो उसकी पहली जो आवश्यक शर्त होती है कौन सी होती है, कि वह अपने लाभ को अधिकतम करे। कौन सा उसका यहाँ पर शर्त इनमें से सही होती है, पहले आवश्यक होती है, ये आपको बताना है। तो बी इज द राइट आंसर, सीमांत लागत बराबर सीमांत आय। ठीक है, इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है। और एचडीआर 2010 के अनुसार एचडीआई इनमें से किन 3 आयामों के सूचकांकों का ज्यामितीय औसत है, ये आपको ध्यान रखना। 43 नंबर का क्वेश्चन है, जिसका बी इज द राइट आंसर, ये देखिए बी इज द राइट आंसर, बहुत ही बढ़िया प्रश्न। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है जिसकी विशेषता क्या, जिसकी विशेषता कौन सी इनमें से, इसमें से कौन सा विकल्प आपका सही है, तो डी इज द राइट आंसर, समरूप उत्पाद। कौन सा, समरूप उत्पाद। अगला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से लाभ का कौन सा सिद्धांत प्रोफेसर नायर द्वारा प्रतिपादित किया गया था, इस कौन सा प्रोफेसर नायर द्वारा प्रतिपादित किया गया था, वो कौन सा सिद्धांत था, तो वो सिद्धांत था आपका जो है सी द राइट आंसर, अनिश्चितता उठाने का सिद्धांत। अगला प्रश्न है कि किसने कहा था कि इच्छाओं से मुक्ति पाना ही आर्थिक समस्या है, इच्छाओं से मुक्ति पाना ही आर्थिक समस्या है, इसको कहा था जेके मेहता ने कहा था। कौन कहा था, जेके मेहता ने। यदि सीमांत उपयोग की प्रवृत्ति 0.5 है तो गुणज मूल्य क्या है, ये देखिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछ लिया। 47 नंबर क्वेश्चन, सी द राइट आंसर, 2 होगा भैया, सिंपल सा है, कैलकुलेट कर लो आप। कौन सा नियम गोसन का द्वितीय, कौन सा नियम गोसन का द्वितीय नियम कहलाता है, तो बी द राइट आंसर, सम सीमांत उपयोगिता का जो नियम है ये गोसन का सेकंड रूल कहलाता है। अगला प्रश्न है कि कुल उपयोगिता अधिकतम होती है कब, कब होती है, कुल उपयोगिता अधिकतम कब होती है, इनमें से कौन सा विकल्प सही है, आपको सही विकल्प बताना है। 49 नंबर का क्वेश्चन है, इज द राइट आंसर, सीमांत उपयोगिता जब शून्य होती है तब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। अगला प्रश्न ये है कि अनुपात के पैमाने में मूल बिंदु यानी कि जिसको अक्ष कहते हैं, वहां से खींची गई कोई भी रेखा क्या बताती है हमें, अनुपात, पैमाना या फिर अनुपात पैमाना दोनों बताती है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर बी इज राइट आंसर, ये पैमाना बताती है, क्या बात, सिर्फ पैमाना, अनुपात नहीं बताती, ओनली पैमाना बताती है। ओके, अगला प्रश्न है कि आईएमएफ ऋण कहलाते हैं कौन से, आईएमएफ ऋण कहलाते हैं, इसमें कौन सा विकल्प सही है, तो सी द राइट आंसर, क्रय ऋण कहलाते हैं, कौन से, क्रय। ओके, नेक्स्ट है, लाइबेस्टीन अपने क्रांतिक न्यूनतम प्रयास सिद्धांत में जनसंख्या में कौन सा कारक मानते हैं, कौन सा इनमें से वो कारक मानते हैं, तो ए इज द राइट आंसर, आय मंदक। अगला प्रश्न क्या है कि व्यापारिक बैंकों की साख निर्माण की मात्रा पर रेपो दर में वृद्धि का प्रभाव क्या होगा, वृद्धि का क्या प्रभाव होगा, भी आप ये भी कह सकते हो। तो 53 नंबर आप क्वेश्चन है, बी इज द राइट आंसर है, साख निर्माण इसका घटेगा, बढ़ेगा नहीं, घटेगा। अगला प्रश्न है कि गिफिन वस्तुएं संबंधित है, किससे संबंधित है, जो गिफिन वस्तुएं हैं वो संबंधित है घटिया वस्तुओं से। ठीक है, प्रोफेसर नाइट के अनुसार लाभ पुरस्कार होता है क्या, बीमा योग्य जोखिम, बीमा अयोग्य जोखिम, या फिर ए बी दोनों सही, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। 55 नंबर का क्वेश्चन है, बी इज द राइट आंसर, बीमा अयोग्य जोखिम जो है ये लाभ पुरस्कार होता है। इनमें से कौन सी डिजिटल करेंसी है, ये देखिए आप सभी जानते होंगे, कौन सा, गोल्ड कॉइन, जेड कैश, मेटल कॉइन या फिर ई कैश, इनमें से कौन सा डिजिटल करेंसी है, ये बी द राइट आंसर, जेड कैश जो है ये डिजिटल करेंसी है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न था। अगला पॉइंट ये है, क्वेश्चन ये है कि सीमांत आगम एवं मांग की कीमत लोच के संबंध को शुद्ध रूप से दर्शाता है, इसमें से किस में शुद्ध रूप से दर्शाता है, तो 57 नंबर क्वेश्चन है, इसका डी विकल्प सही है, एम आर इक्वल टू ए आर। ठीक, ये देख सकते हो। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न ये कह रहा है कि अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत किससे संबंधित है, जो अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत है वो संबंधित है आपका डी द राइट आंसर, कराधान तथा सार्वजनिक व्यय दोनों से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि कर भार के प्रसरण सिद्धांत में किस अर्थशास्त्री का महत्वपूर्ण स्थान है, तो यहाँ पर बता दूं कि जो कैनार्ड है इनका महत्वपूर्ण स्थान है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि गुस्टाव कैसल के द्वारा विकसित विनिमय दर निर्धारण का सिद्धांत इनमें से कौन सा है, गुस्टाव कैसल द्वारा कौन सा सिद्धांत विकसित किया गया था विनिमय दर पे, तो वो था कौन सा, वो था आपका क्रय शक्ति समता सिद्धांत।
अगला प्रश्न 61, निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने वैल्यू एंड कैपिटल नामक पुस्तक लिखी? जो वैल्यू एंड कैपिटल नामक ये पुस्तक है, ये बुक है, ये किसने लिखी थी? तो इसको लिखी थी किसने? हिक्स ने लिखी थी। डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन सी विशेषता स्फीति से संबंध नहीं है? स्फीति से संबंध है, ध्यान देना। तो बी इज द राइट आंसर। मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है, ये उससे बिल्कुल भी संबंधित नहीं है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, इस सब्जेक्ट का। मुद्रा परिमाण सिद्धांत में पीगू द्वारा दिया गया समीकरण इनमें से कौन सा? पीगू द्वारा समीकरण पूछा, कौन सा पीगू ने समीकरण दिया था? तो यहाँ पर बी इज द राइट आंसर, पी इक्वल टू के आर बाई एम। ठीक है, ये आप देख सकते हो। अब अगला सब्जेक्ट आता है आपका कौन सा? ये आता है सिविक्स यानी कि नागरिक शास्त्र। चलिए इसको भी बड़ी सहजता के साथ और सरलता के साथ, सहजता के साथ दोनों का सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये लास्ट है। यहाँ पर भी 63 नंबर आपको 63 प्रश्न यहाँ भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर स्पष्ट पूछा है कि भारत का संविधान मान्यता देता है, इनमें से कौन सा विकल्प है? भारत का संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो इनमें से किसको मान्यता देता है? तो सी इज द राइट आंसर, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक को मान्यता देता है। अगला प्रश्न क्या है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा निम्नलिखित में से किन शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा गया? तो इसका जो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था। ए इज द राइट आंसर, पहला विकल्प इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न क्या है, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा, यह निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? यह जो है किस अनुच्छेद में लिखा गया है? इनमें से ध्यान देना। चौथा प्रश्न है, तो डी इज राइट आंसर, अनुच्छेद 20 में लिखा गया है। और जो अनुच्छेद 20 है, ये किस भाग में आता है? आप हमें कमेंट करके बताओ, संविधान के किस भाग में आता है? किसने राज्य को एक ऐसा संगठन माना है जो सर्वसाधारण को यथासंभव बड़े से बड़े पैमाने पर सामाजिक हित की सिद्धि में सहायता देता है? ठीक है, तो इसमें कौन सा विकल्प है? इसका बी द राइट आंसर, लास्ट की। क्या? लास्ट की। अगला प्रश्न है कि किसने विचार दिया था कि चूंकि समाज का स्वरूप संघात्मक है, इसलिए सत्ता का स्वरूप भी संघात्मक होना चाहिए। यह जो विचार है, यह जो थॉट्स है, ये किसने दिया था? ये दिया था आपको जो है लास्की ने, इसको भी दिया था। ए इज द राइट आंसर, किसने? लास्की ने। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न ये है कि मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए रिट जारी कर सकते हैं। ये कौन जारी, जो रिट होता है ये कौन जारी करता है? ये जारी करता है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट होता है, ये जो है रिट जो है जारी कर दे। यदि आप कभी केस स्टडी होंगे, उसके बाद कभी आप अध्ययन किए होंगे तो आपको बिल्कुल पता होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक बहुलवादी विचारक नहीं है? बहुलवादी विचारक नहीं है, ये पूछ रहा है भैया, कौन नहीं है? कौन है ये नहीं पूछ रहा, कौन नहीं है? तो इसका बी इज द राइट आंसर, जो जॉन ऑस्टिन है, ये जो है बहुलवादी विचारक बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट है कि जो परायपन की संकल्पना का कार्ल मार्क्स ने अपनी किस पुस्तक में दी? जो परायपन की संकल्पना है, इसको कार्ल मार्क्स ने अपनी किस पुस्तक में दी है? तो उनकी पुस्तक का नाम है क्या? द इकोनॉमिक एंड फिलोसफी मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ 1844, यानी कि 1884। बहुत ही बढ़िया प्रश्न था। अगला क्वेश्चन ये है कि क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति भारतीय संविधान में दी गई किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका जो लेख है किस अनुच्छेद में, किस आर्टिकल, किस अनुच्छेद में किया गया है? तो वो किया गया है अनुच्छेद 161, यानी कि आर्टिकल 161 अनुच्छेद 161 में किया गया। बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है? आपको ये बताना है। देखिए 11वां प्रश्न है, तो इसका सी इज द राइट आंसर, फांसीवाद इटली। कौन सा? फांसीवाद इटली। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में शांति के लिए एकता प्रस्ताव निम्न में से किस वर्ष में अपनाया गया? इसको कब अपनाया गया? इसको अपनाया गया था 1950, यानी कि 1950 में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कार्याधिकारियों पर विचार कीजिए। कैबिनेट सचिव, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश। अब प्राथमिकता के आधार पर इनका आपको सही क्रम में संगठित करना है कि सबसे पहले कौन आता है पावर में, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, ऐसे क्रम है यहाँ पर व्यवस्थित करना है। आपको मैं इसका सही आंसर बताता हूँ। 13 नंबर क्वेश्चन है, तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ देखो, अब आप इसका मिलान वीडियो को पॉज करके कर सकते हो। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि दी मॉडर्न स्टेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दी मॉडर्न स्टेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसको लिखा था किसने? इसको लिखा था आपके आर.एम. मैकआइवर ने। कौन है? आर.एम. मैकआइवर ने लिखा था। मैकआइवर में पेज मत समझ लेना, ठीक है, वो तो आपके दूसरे सोशियोलॉजी से है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित का सही ऐतिहासिक कालक्रम बताइए। अब यहाँ पर देखिए, सही ऐतिहासिक कालक्रम आपको यहाँ पर बताना है। आपको सही, आपका राइट आंसर बताना है। इसका जो राइट आंसर है ना, वो क्या है? सी इज द राइट आंसर। इसका भी सी इज द राइट आंसर। यहाँ से मिलान करा लो, वीडियो को पॉज करके अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान में संघ राज्य प्रशासनिक संबंध निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों में वर्णित है?
किस अनुच्छेद में उसका उल्लेख किया गया? तो ए इज द राइट आंसर, अनुच्छेद 256 से अनुच्छेद 263 तक। किसने कहा कि राज्य की उत्पत्ति जीवन के लिए हुई और उसका अस्तित्व सज्जीवन के लिए बना हुआ है? ये किसने कहा था? इसको कहा था अरस्तु ने। डी इज द राइट आंसर, सॉरी फॉर, डी इज द राइट आंसर, इसका अरस्तु ने कहा था, जिसको इंग्लिश में अरिस्टोटल लिखते हैं, ध्यान देना, ठीक है। अब उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रभु सत्ता के कानूनी सिद्धांत के प्रतिपादक का श्रेय किसको जाता है? इसका श्रेय किसे जिसको दिया जाता है? ऑस्टिन को। डी इज द राइट आंसर। इसका मत है कि मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है, मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया था। ये किसका मत है? ये किसका ओपिनियन है? तो ये जो ओपिनियन है ये है रूसो का। इसका डी इज द राइट आंसर, रूसो का है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान का अभिरक्षक है? भारत के संविधान का अभिरक्षक कौन है? वो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने मताधिकार के लिए योग्यता का समर्थन दिया था? ये कौन व्यक्ति था? वो इनमें से कौन सा था? आप कमेंट करना है, आप कमेंट करके बताना है। इसका आंसर मैं बिल्कुल नहीं दूंगा, ये इसका आंसर आपको करना है कमेंट सेक्शन में, कमेंट करके जल्दी जल्दी बता दो, बाकी नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर हम आपको बता देंगे। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि किसने लिखा है कि एक संतुष्ट सूअर की अपेक्षा एक असंतुष्ट सुकरात होना कहीं अच्छा है? ये किसने कहा था? ये कहा था आपका मिल ने कहा था। किसने कहा था? मिल ने कहा था, ठीक है। निम्नलिखित में से किस चिंतक ने कहा था कि राज्य व्यक्ति का वृहद रूप है? जो राज्य है वह व्यक्ति का वृहद रूप है, ये किसने कहा था? ये आपके कहा था एज राइट आंसर, प्लेटो ने कहा था। किसने? प्लेटो ने कहा था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विचारक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य बुद्धि या तर्क वितर्क के बजाय भावनाओं से संचालित था? ठीक है, तो किस अवस्था में, किस प्राकृतिक अवस्था में, ये किसने कहा था? ठीक है, तो ये कहा था आपका जो है बिल्कुल रूसो ने कहा था। किसने? रूसो ने कहा था। अगला प्रश्न ये कह रहा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि ग्राम सभा ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन कर सकेगी जो किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा उपबंधित किए जाएं? तो 25 नंबर आप क्वेश्चन है, तो इसका ए इज द राइट आंसर, अनुच्छेद 243 के क में स्थित है। ठीक है, अगला है कि राष्ट्रीय विकास परिषद के गठन में निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित है? अब इनमें से कौन सा सम्मिलित है? यहाँ पर कूट भी दिया गया, आपको इन्हीं में चूज करना है। आपको मैं सटीक और डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। 26 नंबर का क्वेश्चन है, इसका बी इज द राइट आंसर, पहला, दूसरा और चौथा, यानी कि प्रधानमंत्री, वित्त आयोग के अध्यक्ष और राज्यों के मुख्यमंत्री, जो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हैं, ये उसमें नहीं आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका यह वक्तव्य किसने कहा था कि संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर विधि द्वारा अमर्यादित राज्य की सर्वोच्च शक्ति है? ये शब्द किसने कहा था? तो ये कहा था ए इज द राइट आंसर, जे बोधा ने कहा था। जे बोधा ने। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? यह शब्द जो यह स्टेटमेंट किस आर्टिकल में उल्लेखित है, किस अनुच्छेद में लिखा गया है? तो ये जो है आपको सी द राइट आंसर, आर्टिकल 75 यानी कि अनुच्छेद 75 में वर्णित है। अगला प्रश्न है, इसने कहा कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपस्थिति, जो कांग्रेस जो है लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपस्थिति, ये किसने कहा था? ये कहा था आपके लाला लाजपत राय ने। किसने? और लाला लाजपत राय की मृत्यु कैसे हुई थी? आप हमें कमेंट करके जल्दी जल्दी बता दो, जल्दी से, फास्ट, जल्दी कमेंट करो, वीडियो को रोक के आओ। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 352 में भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया? कौन सा विकल्प सही? तो सी इज द राइट आंसर, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुसूची में दल बदल निषेध से संबंधित प्रावधान सन्निहित है? ठीक है, किस अनुसूची में? और अपने भारतीय संविधान में यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुल कितनी अनुसूची है? आप हमें कमेंट करके जल्दी जल्दी बता दो। तो ये इसमें से कौन सा विकल्प सही है? तो आपको बताओ, इसमें सी द राइट आंसर, 10वीं अनुसूची में इसका उल्लेख है। ओके, अब यहाँ पर देखिए कुछ कूट दिया गया है, इसको आपको सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है आपको। इसका जो आपको डायरेक्ट आंसर है बता देता हूँ। तो 32 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर बी इज द राइट आंसर। कौन सा? बी। अब यहाँ वीडियो को पॉज करके आप इसको अच्छे से यहाँ मिलान करा सकते हो। ओके, अगला प्रश्न है कि सब कुछ राज्य के भीतर, राज्य के बाहर कुछ नहीं और राज्य के विरुद्ध कुछ नहीं, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? आप हमें कमेंट करके बताओ, और यह किसकी तरफ इंगित करता है इन ऑप्शनों में से, विकल्पों में से? ठीक है, तो 33 नंबर क्वेश्चन है, तो बी द राइट आंसर, सर्वाधिकारवादी राज्य से संबंध की तरफ इसको इंगित करता है, इंडिकेट करता है। ओके, अगला प्रश्न है कि विद्वानों को उनके द्वारा व्यक्त विचारों के साथ सम्मिलित कीजिए। अब ये
थ्रेसी मेकर्स नया शक्तिशाली हित। आपको यहाँ पर सुमेलित करना है कि थ्रेसी मेकर्स ये किससे सुमेलित है, बी किससे सुमेलित है, सी किससे, डी किससे। चलिए यहाँ पर सीधा आपको आंसर पे आते हैं। यहाँ पर कूट दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए जो कूट बात है तो ए इज द राइट आंसर। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके यहाँ से मिलान करा सकते हैं। ओके, अगला प्रश्न है कि नौकरशाही शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। जो नौकरशाही वर्ड है ना, ये शब्द है, ये सबसे पहले किसने प्रयोग किया था इस शब्द का, जिसका प्रयोग किया था विसेंट डी गोर्ने ने। किसने? विसेंट डी गोर्ने ने किया था। किसने कहा स्वतंत्रता अति शासन की विरोधी है, ये किसने कहा था, तो ये कहा था आपके सीले ने कहा था। डी ऑप्शन, इसका डी विकल्प बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि दिए गए निम्न भारतीय अधिनियमों में किस अधिनियम के द्वारा भारतीय प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई। किसकी स्थापना? द्वैध शासन की स्थापना की गई। तो बी इज द राइट आंसर, 1919 का भारत शासन अधिनियम। बी इज द राइट आंसर। ओके, 1919 का शासन अधिनियम। अगला प्रश्न है कि 1963 में लोकपाल शब्द का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था, तो इसका किया था डी इज राइट आंसर, एल एम सिंघवी ने। किसने? एल एन सिंघवी ने। अगला प्रश्न है कि हर राज्य की पहचान इस बात से होती है कि उसने किन अधिकारों को मान्यता दे रखी है, और राज्य अधिकारों को जन्म नहीं देता बल्कि उन्हें मान्यता प्रदान करता है। यह कथन किसका है? अब यह कथन किसका? यह कथन है हेराल्ड जोसेफ लास्की का। शक्ति के संदर्भ में किए जाने वाला राजनीतिक कार्य राजनीति है, यह परिभाषा किसने दी, तो यह परिभाषा दी थी आपकी किसने? लासवेल ने। किसने? लासवेल ने दी थी। 41 नंबर आप क्वेश्चन है कि भारतीय संसद मंत्रिपरिषद के कार्यों पर इनके माध्यम से नियंत्रण स्थापित करती, किसके माध्यम से? स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल, पूरककाल। अब आपको जहाँ कोर्ट से आपको चुनना है, तो 41 नंबर क्वेश्चन डी इज द राइट आंसर। 1, 2 और 3 तीनों सही है। ठीक है, यहाँ पर इसका जो डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि निम्न उपागमों में से किसी एक उपागम की दो मुख्य मांगे थी, प्रासंगिक एवं कार्यवाही। तो किस उपागम की दो मांग थी ये, प्रासंगिक और कार्यवाही? तो इसका जो बी इज द राइट आंसर, इसका उत्तर व्यवहारवाद। प्रकृति ने मानव जाति को दो स्वामियों सुख और दुख की अधीनता में रखा, यह विचार किसका है? तो यह विचार है आपका बेंथम का। सी द राइट आंसर किसका है? बेंथम का ये विचार है। अगला प्रश्न ये कह रहा कि निम्नांकित वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए कि भारत संघ की कार्यपालिका शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित है। दूसरा पॉइंट ये है कि प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पद अध्यक्ष होता है। अब इसमें से कौन सा विकल्प सही है आपको ये छांटना है। जिसका जो है डी इज द राइट आंसर। ना तो एक ही सही है और ना दो ही सही है, दोनों कथन बिल्कुल है। डी इज द राइट आंसर। ओके, अगला प्रश्न है कि पुनः समझौता पर हस्ताक्षरकर्ता कौन थे। जो पुनः समझौता हुआ था वहां पर हस्ताक्षर कौन कौन किया था, इन दोनों के बीच यहाँ पर समझौता हुआ था। तो ये जो समझौता हुआ था आपका बी इज द राइट आंसर, गांधी और अम्बेडकर के बीच हुआ था। ठीक है, ध्यान देना। अगला प्रश्न है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को धारित और रक्षित करना, यह प्रावधान है किसका, कहाँ का? ठीक है, यह प्रावधान है, इसमें से कौन सा विकल्प इससे संबंधित है या सही है? तो डी इज द राइट आंसर, मूल कर्तव्यों में। किसमें? मूल कर्तव्यों में। डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के अनुसार एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की जा सकती है? किसके द्वारा की जा सकती है? इसमें से कौन सा विकल्प सही है? 47 नंबर क्वेश्चन, ए इज द राइट आंसर, राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सी डॉक्टर अंबेडकर की रचना है? इसमें से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? कोड दिया गया, आप इसमें से चूज करना है। इसका जो है डी इज राइट आंसर, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये सारी रचनाएं जो है डॉक्टर अंबेडकर की हैं। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की। अगला प्रश्न ये कह रहा कि यह कथन किसका है कि द्विसदनात्मक विधायिका ऐसी संसद है जो अपने ही विरुद्ध विभाजित होती है, ये किसने कहा था? तो इसको कहा था आपके गवर्नर ने। किसने? गवर्नर, एच.डी. गवर्नर ने कहा था। बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि राज्य के आवश्यक तत्व, इनमें से कौन सा राज्य के आवश्यक तत्व है? 50वां प्रश्न है, डी इज द राइट आंसर, भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता, ये जो है राज्य के आवश्यक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र का एक सिद्धांतकार नहीं है? इनमें से कौन नहीं है? तो इसका भी डी इज राइट आंसर, ई.डब्ल्यू. नीट से। बाकी ये तीनों जो है लोकतंत्र के सिद्धांतकार है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण संप्रभुता का नहीं है? कौन सा एक लक्षण संप्रभुता का नहीं है? तो यहाँ पे जो विभाज्यता है, क्योंकि विभाज्यता वही विभाजित करती है बिल्कुल, लेकिन पूर्णता हो तो होती है, अधेयता है, सार्वभौमिकता, लेकिन विभाज्यता यहाँ पर बिल्कुल नहीं। डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अगर कांग्रेस विभाजन स्वीकार करती है तो यह मेरे लिए मृतक शरीर पर से ही होगा, यह कथन किसका है? तो यह कथन है महात्मा गांधी का। किसका? महात्मा गांधी जी का। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने 1951 में नेहरू मंत्रिमंडल से हिंदू कोड बिल को लेकर त्यागपत्र दिया था? तो यह त्यागपत्र दिया था किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया था। कब दिया था? 1951 में दिया था। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह व्यवस्था देता है कि प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर मातृभाषा यानी कि मदर टंग में निर्देश देने की समुचित सुविधा प्रदान करना प्रत्येक राज्य का प्रयत्न होना चाहिए? ये
किस अनुच्छेद में यह वर्णित किया है, किस अनुच्छेद में यह उल्लिखित है? तो ये जो उल्लिखित है डी इज राइट आंसर 350 के ए में लिखा गया है। ठीक है, किसने कहा कि समानता के अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा ही व्यर्थ हो गई है? ये किसने कहा? तो ये कहा था आपका लॉर्ड एक्टन ने। किसने? लॉर्ड एक्टन। सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वैध संप्रभु यह निश्चित सत्ता है जो राज्य के सर्वोच्च आदेशों को वैध रूप में व्यक्त कर सके, वह सत्ता जो दैवीय कानून, नैतिक सिद्धांतों तथा जनमत की उपेक्षा कर सके। यह परिभाषा किसने दी? तो यह परिभाषा दी थी किसने? गवर्नर ने। एच.डी. गवर्नर ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार आक्रामक राष्ट्रवाद के 4 प्रमुख तत्व थे? स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा तथा निष्क्रिय प्रतिरोध। किसके द्वारा, किसके अनुसार, ये किसने बोला था? ये जो आपको बताओ कि बी इज राइट आंसर बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है कि भारत में रह रहा एक ब्रिटिश नागरिक किस अधिकार का दावा नहीं कर सकता? अगर भारत में कोई ब्रिटिश नागरिक है जो सिटीजनशिप उसका ब्रिटेन का है, ब्रिटिश है, तो वो जो है किस अधिकार पे दावा नहीं कर सकता? वो नहीं कर सकता व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता पर। ठीक है, बिल्कुल नहीं दावा कर सकता। अगला प्रश्न है, भारत की संचित निधि से धन निकासी का प्राधिकार किसको प्राप्त है? इसलिए किसको प्राप्त है? यह प्राप्त है भारत की संसद को, मात्र भारतीय संसद को, बाकी किसी को नहीं प्राप्त है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि यह किसने लिखा है कि हॉब्स की प्राकृतिक दशा का दैत्य मनुष्य कभी भी नहीं हो सकता? तो इसको किसने कहा? इसको कहा है आपके स्पिनोजा ने। किसने? स्पिनोजा ने। अगला प्रश्न क्या करा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट सेकंड क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से कौन सी संसद की सबसे बड़ी समिति है? संसद की सबसे बड़ी समिति इनमें से कौन सी है? वो है प्राक्कलन समिति। कौन सी? प्राक्कलन समिति। 63 यानी कि लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, इस वीडियो का भी। यहाँ पर आपको कोड दिया गया है, सूची को सम्मिलित करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सटीक आपका आंसर ए इज द राइट आंसर इसका, आप यहाँ से वीडियो को पॉज करके मिलान करा सकते हो। ठीक है, तो ये जो क्लास थी आपको देखने को मिल गई टीजीटी की थी, सामाजिक विज्ञान की टोटल। अब ये तो 2021 का पेपर था, क्या था? 2021 का पेपर था। अब अगले वीडियो में हम इसके पहले प्रीवियस ईयर का अगले सेकंड पेपर को सॉल्व करेंगे अच्छे से, ताकि आप जो है आपका सिलेक्शन हो सके इस बार। चलिए, वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।